हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कशन करने वाले हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है ना। देखो, लिमिट ऑफ अ फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। और अगर आप CSIR नेट गेट और IIT जैम जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, प्लस जो है हम इसके एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर जो है डिस्कशन करेंगे। और A to Z हर एक बात पॉइंट पर हम जो है यहाँ पर फोकस करेंगे और आप लोगों को यहाँ पर जो है समझाने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, लिमिट ऑफ अ फंक्शन को सीखने के लिए हमें एक चीज़ यहाँ पर सीखनी पड़ेगी, और वो है हमारा फंक्शंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है ना। अब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में आपको पता होगा, मैं थोड़ा सा पहले आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस का लेक्चर देखा है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इस चीज़ की नीड नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं देखना चाह रहे तो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की हम बात करें, वेरिएबल क्या होता है बच्चों? वेरिएबल जो है वो एक ऐसा नंबर होता है जो कि परिवर्तनशील होता है ना। वेरी करता है। वेरी का मतलब क्या है? वेरिएबल जो बना है वो वेरी वर्ड से बना है। ठीक है, ये वेरी कर रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। जैसे x हो सकता है, y हो सकता है, t हो सकता है, ये सारी चीजें जो है वेरी। जैसे समय है, तो समय को हम इन जनरली t से दिखाते हैं, तो t एक वेरिएबल हो गया है। t किसका वेरिएबल है? टाइम है। टाइम वेरी कर रहा है। समझ में आया है? तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की अगर मैं बेसिकली बात करूं, तो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं और इसको हम x प्लस आयोटा y से डिनोट करते हैं, तो इसमें एक x वेरिएबल हो गया और एक y वेरिएबल हो गया है। क्लियर है? तो यही है हमारा एक्चुअल में क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। लेकिन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो है इसका हमें फंक्शन पर डिस्कशन करना है ना। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये तो हमने अभी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को बताया है, लेकिन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का एक फंक्शन भी होता है, उसको हम बात करते हैं। ठीक है ना। देखिए चलिए, सबसे पहले क्या कहा है, लेट अ फंक्शन f इज c टू c है। एक फंक्शन है c से c में, सपोज दैट कि ये हमारे पास है जो कि c और ये भी हमारा जो है c है ना। ये लिया है हमने डोमेन और कोडोमेन रेंज, जिसको हम बोल सकते हैं, इज अ रूल विच एसोसिएट विद z बिलोंग्स टू c। अब हमारे पास एक z क्या है, एक कोई भी एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि इस c के अंदर बिलोंग करता है। समझ में आया? c क्या है? बड़ा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर। मान के चलिए कि एक सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंपली, और z उसी के अंदर का कोई है हमारे पास, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, यही आप समझ सकते हो। अ यूनिक w बिलोंग्स टू c। अब जो दूसरा वाला जो w है, ये भी हमारा, अब मान के चलिए c एक हमारा और भी सेट है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, w है। ऐसा आप समझ सकते हो। तो एक c सेट तो ये हो गया है, एक c सेट हमारा ये वाला हो गया है। मैं यहाँ पर डायग्राम से भी आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रिटर्न एज w इज इक्वल टू fz है। तो हम जो कॉम्प्लेक्स जो फंक्शन होता है, फंक्शन को हम डिनोट कर सकते हैं w इज इक्वल टू f ऑफ z। यही हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है जिसको हम w से डिनोट करते हैं। समझ में? थोड़ा डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। अगर डायग्राम में हम समझे तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए इन जनरली कोई हमारे पास ऐसा कोई प्लेन होता ही नहीं है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कैसे करें, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाली जो है बात रही है एक समय की। लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते गए तो हमारे सामने कुछ सॉल्यूशन निकल के आए। क्योंकि आपको पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन जनरली जो हमारा रियल नंबर होता है उसको तो हम रियल नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। इस पर मैंने पहले भी बात किया है आप लोगों के साथ। लेकिन जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, इसको हम कहां पर डिनोट करें? z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, इसको हम किस जगह पर डिनोट करें? तो यहां पर ये देखा गया है कि z को हम एक तो हम पेयर वाइज लिख सकते हैं x और y में, तो इसको हम इन जनरली क्या करते हैं, एक हम जो है डिस्क के रूप में डिनोट कर सकते हैं। डिस्क सर्कुलर भी हो सकता है, और यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लिया है एक क्लोज पाथ हो सकता है, आप ऐसा समझ सकते हो। तो ये क्लोज पाथ मैंने यहाँ पर ले लिया है। ठीक है ना। तो यहां पर डिनोट करने के लिए हमारे पास क्या है, एक z प्लेन होता है और एक w प्लेन होता है। तो हमें इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम फंक्शन पर बात कर रहे हैं। और फंक्शन के लिए आपको पता है डोमेन कोडोमेन होता है। कोडोमेन के
वो सारे एलिमेंट जो कि डोमेन के एलिमेंट्स के साथ मैप्ड होता है उसको हम रेंज बोलते हैं। तो मैंने इन जनरली यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी यूज किया है, और वो है एक डोमेन ऑफ एफ और एक मैंने लिया है रेंज ऑफ एफ। डजंट मैटर रेंज लिखा है या फिर मैंने कोडोमेन भी अगर यहाँ लिख देता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने रेंज इसलिए लिखा है कि जो इस कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स है, ऐसे डब्ल्यू है एक, तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया डब्ल्यू के अलावा भी ऐसे छोटे छोटे और भी डब्ल्यू हो सकता है इसमें। तो ये सारे के सारे जो डब्ल्यू होंगे वो हमारे इस जो है डोमेन में ऐसे जेड और भी हो सकते हैं। तो किसी ना किसी जेड के साथ जो है ये डब्ल्यू मैप्ड जरूर होगा, और मैप्ड अगर है तो ये जो है हमारा सेट किसका हो जाएगा, ये हमारा रेंज का हो जाएगा, मतलब ये एफ का रेंज हो जाएगा, कहने का मतलब सीधा सीधा आप समझ लीजिए। फंक्शन के बारे में आप लोगों को क्लियर होगा, फंक्शन के बारे में आपको पता होगा, डोमेन कोडोमेन होता है, मैपिंग होता है वहां पे अलग अलग प्रकार से, ठीक है ना। वो डिस्कशन का पार्ट नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो W इज इक्वल टू एफ जेड करके एक फंक्शन है हमारे पास, ये जो कि उसके अंडर में ये मैपिंग हो रहा है। अब यहां पर क्या है कि जो z है वो हमें पता है x प्लस आयोटा y होता है, ठीक है, और w जो हम लिखेंगे वो u प्लस आयोटा v में लिखेंगे, क्योंकि w भी हमारा क्या है, देखो w भी हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। एक को हम z प्लेन देते हैं, z प्लेन में z बराबर x प्लस आयोटा y होता है, लेकिन वहीं अगर मैं w प्लेन की बात करूं तो w प्लेन में u प्लस आयोटा भी होता है। आप लोग देख सकते हो ये u है और y एक्सिस पर हमारे पास क्या है, v है। ऐसे ही w पर जो है x एक्सिस ये है और y एक्सिस हमारे पास ये जो है y एक्सिस है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में क्या है, ये हमारा एक इमेजिनरी एक्सिस होता है, ये जो y है वो हमारा कैसा एक्सिस है, इमेजिनरी, और ये जो v है वो, तो ये कॉम्प्लेक्स ही है, प्लेन जो है दोनों हमारा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन हम मैपिंग को दिखाने के लिए दो अलग अलग उसकी जरूरत पड़ती है, हमें पता है दो सेट की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर आप समझ के चलिए कि एक z है और एक हमारा क्या है, w है। तो w को हम u प्लस आयोटा v के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहां जो u है, ये जो u है वो फंक्शन है x, y का, एंड जो v है वो भी फंक्शन है x, y का। वही चीज यहां पर मैंने थोड़ा सा लिख के रखा है आप लोगों के सामने, देख सकते हैं, ठीक है। जो w है वो u प्लस आयोटा v है, और जो u है वो u x, y का फंक्शन है, और जो v है वो भी हमारा x, y का फंक्शन है। thus u एंड v आर फंक्शन ऑफ x एंड y। वही बात है जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो जो w है, w को हम क्या लिख रहे हैं, w को हम जो है लिख रहे हैं fz, है ना, fz लिख रहे हैं। और इस w को हम क्या लिख सकते हैं, u x, y प्लस आयोटा v x, y। तो यही है जो है हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। जो w है वो fz के बराबर हो जाता है, तो उसको हम फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बोल सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल मैंने लिया है बहुत ही सरल सा, है ना, जो कि आपको या सबको समझ में आ सकता है। ज़्यादा हम जो है इसको टिपिकल बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, रीज़न यही है कि हमें टिपिकल क्वेश्चन ही करनी पड़ेगी, और टिपिकल क्वेश्चन इन द सेंस कि आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उस पर हमें फोकस करनी है। बट होता क्या है कि हम कोई टॉपिक क्लियर कर रहे हैं और उसके बीच में जो है टॉपिक को क्लियर करने के लिए उसके जैसा कुछ एग्जाम्पल भी हमें ज़रूरत पड़ती है, तभी जा करके हमें समझ में आता भी है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, कह रहा है कंसिडर एफ जेड जो है हमारे पास दे रखा है, एफ जेड जो है जेड स्क्वायर, और एफ जेड हमारे पास किसके बराबर होता है, डब्ल्यू के बराबर होता है। ये अभी हमने फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में समझा है। अब देखो ये एफ जेड जो है वो डब्ल्यू के बराबर तो होता है, लेकिन जेड को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई लिख सकते हैं कि नहीं। चाहो तो आप ब्रैकेट में मेंशन कर लो, चूंकि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, क्लियर है। z इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई होता है। अब हम यहाँ पर एफ जेड बराबर, यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है ये आई माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 2xy आयोटा हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि जो है ये इमेजिनरी फंक्शन है और ये रियल फंक्शन है, तो एफ जेड को जो है हम क्या लिख सकते हैं, w लिख सकते हैं,
एफ जेड को हम डब्ल्यू लिख सकते हैं, डब्ल्यू है, और ये अल्टीमेटली हमारे पास आएगा क्या, डब्ल्यू को हम यू प्लस आयोटा वी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना, यू प्लस आयोटा वी के फॉर्म में लिख सकते हैं। और u प्लस आयोटा वी मतलब ये क्या है, एफ जेड हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस आयोटा में यहां से बाहर ले लेता हूं 2x एक्स वाई आ गया। क्लियर है। अब मैं अगर इनकी कंपैरिजन कर देता हूं, अगर कह रहा था ना यहाँ पर क्वेश्चन में यही कहा है कि एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, मतलब आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट में इसको अलग अलग एक्सप्रेस करना है। तो आपको पता है u जो है रियल पार्ट होगा इसमें w प्लेन में, ठीक है ना, क्योंकि मैपिंग हो रहा है। तो u जो x, y है वो हमारे पास क्या आया है, देखो रियल वाला यही है, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर आ रहा है। और v हमारे पास ये भी x, y का फंक्शन है जो कि इमेजिनरी है, जो कि 2xy है, ठीक है। तो यही चीज हमें जो है यहाँ पर करके दिखानी थी, ठीक है। यहाँ तो z स्क्वायर लिया है, आप z क्यूब वगैरह भी ले सकते हो। होप कि आपको समझ में आ गया है कि फंक्शंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है ना। नॉर्मली जो फंक्शन हम पढ़ते हैं यहाँ पर भी वही है, रियल में भी जो हम फंक्शन पढ़ चुके हैं वही सेम चीजें है, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में मैपिंग हो रहा है, आप सिंपल ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो जब उसको मैपिंग है, तो मैपिंग अगर हो रहा है तो w इज इक्वल टू एफ जेड हमारा आ गया होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक। अब हम चलते हैं आज के मेन मुद्दे पर, और वो है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि हम इस पे हर एक चीज को अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो लिमिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, अब देखिए लिमिट के बारे में हमने, लिमिट ऑफ अ फंक्शन हमने पढ़ रखा है, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस हमने पढ़ रखा है। तो क्योंकि रियल में ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताया है ना। लिमिट ऑफ अ फंक्शन मैंने आप लोगों को बताया था वहां पे, तो ये सेम चीजें है ना। लिमिट ऑफ जो है आप सिंपली रियल जो नंबर हम पढ़ते हैं, है ना, रियल नंबर में लिमिट ऑफ अ फंक्शन पढ़ चुके हैं, तो वहां पर जो है जो चीजें हमने पढ़ा था एग्जैक्टली सेम वही है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत रियल की अगर मैं बेसिकली बात करूं तो रियल में भी सेम डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखिए बात करेंगे। सपोज दैट अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन f इज डिफाइंड इन अ डिलीटेड नेबरहुड। अब डिलीटेड नेबरहुड का कॉन्सेप्ट पर आप ज्यादा मत जाइए, अगर आपको समझ में आ रहा है, देखिए डिलीटेड नेबरहुड आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो ये मैंने समझा भी रखा है बहुत अच्छी तरह से विद डायग्राम, आप लोगों को अच्छे से एग्जांपल के साथ मैंने बताया है, ठीक है ना। वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं। ऑफ z नॉट एंड सपोज दैट l इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, द लिमिट ऑफ f as z tends to z naught exists and is equal to l, then it is written as limit z tends to z naught fz is equal to l। तो ये इन जनरली हमारा क्या है, लिमिट को डिनोट करने का एक तरीका है, ठीक है। दूसरा ये चीज देखिए तभी पॉसिबल है इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0, मतलब एप्सिलॉन और डेल्टा जो है एक स्मॉल रेडियस का काम करेगा, क्योंकि आपको पता है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में इन जनरली क्या करते हैं, डिस्क की बात करते हैं, चाहे वो ओपन हो या क्लोज हो। अब ओपन डिस्क क्या होता है, क्लोज डिस्क क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, इसको मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन भी किया है। सच दैट जो मॉडुलस ऑफ fz माइनस l है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा तभी जब व्हेनेवर जो z माइनस z नॉट है वो डेल्टा से लेस होगा, ठीक है। ये चीज बता रखा है ये। अब आप कहेंगे कि ये है क्या एक्चुअल में, देखो हमने जब रियल में जो पढ़ रखा है, रियल में और इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। रियल में और इसमें जो है कोई भी फर्क नहीं है। रियल में हमने क्या पढ़ा था, x माइनस a जो है इसका मॉड हमारा किसके बराबर होना चाहिए, ये जो है हमारा जो है डेल्टा, है ना। कब, जब हमारे पास जो फंक्शन होता है फंक्शन ऑफ a माइनस जो हमारे पास एक नंबर होता है l, वो हमारा किसके जो है एप्सिलॉन से छोटा हो। तो ये डेल्टा और एप्सिलॉन का जो है एक रिलेशन हमारे पास निकल करके आता है ना। डिपेंड करता है कि जो ये जो एप्सिलॉन है वो एक दूसरे पर डिपेंड करेगा, ये जो डेल्टा और एप्सिलॉन है वो एक दूसरे पर डिपेंड करेगा, अलग अलग पाथ पर डिपेंड करेगा।
ठीक है ना। पाथ कैसा है वो उस पर जो है डिपेंड करता है डेल्टा कैसा आएगा। ये बहुत सारी चीजें हैं डिस्कशन करने को, सेम वही चीज हम यहाँ पर भी डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पर भी वही सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं। देखो अगर रियल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ना तो यहाँ आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखो इन दोनों का मतलब क्या है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ जनरल टर्म में। अब देखो हमने लिमिट पढ़ा है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन हमने जो है रियल में पढ़ा है। रियल में क्या होता था, रियल में क्या होता था, लिमिट जो है x टेंड्स टू a कहते थे, फंक्शन का जो लिमिट है fx, ठीक है ना, वो a हो जाता था a पर, तो यही लिमिट था। और ये लिमिट एक्चुअल में है क्या, अगर मैं रियल लाइन की बात करूं, एक रियल लाइन है और इस रियल लाइन में मुझे इस पॉइंट पर जाना है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाने के लिए मेरे पास दो रास्ते होते थे, एक तो मैं लेफ्ट साइड से जा सकता था, एक मैं राइट साइड की तरफ से जा सकता था। तो जब लेफ्ट साइड से मैं इस पॉइंट पर जाता था तो उसको लेफ्ट हैंड लिमिट से जो है हम दर्शाते थे, ऐसे राइट हैंड से जब हम जाते थे तो उसको राइट हैंड लिमिट हम बोलते थे। और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर हमारा बराबर हो जाता था तो हम कहते थे कि जो है लिमिट हमारा क्या कर गया है, एग्जिस्ट कर गया है। तो रियल लाइन में तो हमारे पास दो वे होते हैं कि हम जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंच सके। अब मैं अगर कोई कर्व भी लेता हूं, एक लंबा ऐसा लाइन लेता हूं, तो इस पॉइंट पर जाने के लिए मैं इधर से भी जा सकता हूं, मैं इधर से भी जा सकता हूं। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो यहां पर दो वे नहीं होता है, यहां पर जो है इनफाइनाइट वे होता है। बहुत सारा जो है तरीका होता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाने के लिए, जिसके लिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को डायग्रामेटिक वे में समझाने की मैंने थोड़ा कोशिश किया है। जैसे कि आप मान के चलिए कि ये हमारे पास जो है Z0 एक पॉइंट है और इस Z0 पॉइंट पर, इस कॉम्प्लेक्स प्लेन पर जो है Z0 एक पॉइंट है और इस Z0 पॉइंट पर हमें जो है पहुंचना है। अब इस पर्टिकुलर Z0 पॉइंट पर हम कैसे पहुंच सकते हैं, देखो यहाँ पर तो मैंने ऐसे डायग्राम में आप लोगों को दिखाने के लिए बस ऐसे बना रखा है, लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं कि Z0 पॉइंट पे तो मैं ऐसे घूम करके ऐसे भी पहुंच सकता हूं, है ना, ऐसे घूम करके भी मैं पहुंच सकता हूं, है ना, उसके बाद ऐसे घूम घूम करके भी मैं पहुंच सकता हूं, ऐसे सीधे में भी मैं पहुंच सकता हूं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आप समझिए, मुझे अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाना है ना, तो मैं यहां से मान के चलिए कि ये हमारा Z0 है, ठीक है ना, ये जो पॉइंट है वो हमारा Z0 है। अब इस Z0 पॉइंट पर जाना है, मुझे यहाँ से जाना है, तो मैं पहले इधर जा सकता हूँ, यहाँ से ऐसे ऐसे घूम सकते हैं ना, यहाँ से मैं यहाँ पर जाऊंगा तब मैं इधर टर्न लेकर के जा सकता हूँ। दूसरा, मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ तब मैं इधर टर्न लेकर के जा सकता हूँ। मैं डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक भी जा सकता हूँ, ठीक है ना। तो देखो कई सारे तरीके हैं, हम इस Z0 पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। जब मैं बात करता हूं किसकी, जब मैं बात करता हूं कॉम्प्लेक्स प्लेन की या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिमिट की। रियल लाइन में आपने देखा था कि दो ही हमारे पास पाथ होता था, दो ही वे होता था जिसके थ्रू हम जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास में हम पहुंच सकते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर अनेकों जो है ऐसे हमें पाथ मिलेगा, तो हम डायरेक्टली जब लिमिट चेक वगैरह करते हैं तो उसमें हम जो है अलग अलग पाथ पर, अगर मैं इस पाथ के अलोंग आ रहा हूँ, इस पॉइंट पर जा रहा हूँ, तो y बराबर आपको पता होगा कि ये जो पाथ होता है mx होता है। और यही जो है डिपेंड कराता है डेल्टा और एप्सिलॉन में रिलेशन बताता है कि हम पाथ कौन सा चूज कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं इसका एग्जाम्पल वैसे तो लूंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम एक एक चीजों को देख रहे हैं यहाँ पर, और हम एग्जाम जो CSIR नेट है हम उसको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। बाकी जो है एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर सॉल्व आउट करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं अब इस डायग्राम में। अब आप समझ गए होंगे कि कॉम्प्लेक्स में हम जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अनेकों रूप से जा सकते हैं, अनेकों तरह से जो है पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि जो डेफिनेशन में बताया गया था उस पर कि ये डिलीटेड नेबरहुड है। डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है, इन जनरली नेबरहुड, अगर कोई एक हमारे पास एक डिस्क है और उस डिस्क का एक हमारा सेंटर है और उसका नेबरहुड मैंने बनाया है, तो उस नेबरहुड के उसमें से जो है मैं सेंटर को ही रिमूव कर देता हूं तो डिलीटेड नेबरहुड बन जाता है। जब नेबरहुड आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें यह कहा है कि जो एफजेड है,
एफ जेड माइनस, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। जेड माइनस जेड नॉट जो है वो डेल्टा से छोटा होना चाहिए। जेड माइनस जेड नॉट क्या है कि एक सेंटर हमारे पास जेड है, जेड नॉट है, और जेड में से अगर मैं दोनों के बीच में ये है हमारा सेंटर जेड नॉट, अगर मैं जेड और जेड नॉट के बीच जो है एक डिस्टेंस लेता हूं, आपको पता है उसको मॉडुलस से दिखाते हैं, तो ये जाहिर सी बात है डेल्टा से तो कम ही होगा, डेल्टा डिस्टेंस से तो कम ही होगा, क्योंकि डेल्टा डिस्टेंस क्या, डेल्टा तो रेडियस है ना, जो हमने नेबरहुड बनाया है उस नेबरहुड का रेडियस है ये, आप सिंपल समझ लीजिए, इस नेबरहुड का डेल्टा रेडियस है, और इन दोनों का डिस्टेंस आप खुद ही मेजर कर सकते हो। ये पॉइंट मैंने जो है इस नेबरहुड के अंदर कहीं, मैं यहां पर भी ले सकता था, ये पॉइंट यहां से यहां तक भी मैं अगर मेजर करूं तब भी तो इस डेल्टा से कम ही होगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये वही चीज है, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये जो डिनोट कर रहा है वो है 0 इज ग्रेटर, जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन डेल्टा। दूसरे पर बात करते हैं, ये हमारा डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड है, डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड है। अब इसकी हम मैं बात करता हूं तो यहां पर जो है ये क्या है, एफ जेड है। जैसे एफ एक्स लिया है मैंने, एफ एक्स माइनस एल हो जाएगा, एफ एक्स माइनस एल हो जाएगा, ठीक है, एल पॉइंट के लिए। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा वो जो है इस एप्सिलॉन से तो कम होगा। तो वही बता रहा है एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एल, मतलब ये जो नेबरहुड हमने लिया है, ये जो नेबरहुड लिया है इस पर्टिकुलर पॉइंट का एल का, तो ये जो है इस एप्सिलॉन से तो कम होगा, क्योंकि एप्सिलॉन जो है पूरा रेडियस है। तो कहीं ना कहीं मैं अगर यहाँ बॉर्डर पर भी एक पॉइंट लेता हूँ, बाउंड्री पर भी, तो भी जो है इस एप्सिलॉन डिस्टेंस से तो कहीं ना कहीं कम ही होगा। तो ये जो डिनोट कर रहा है वो है एफ जेड माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन। तो ये जो डेल्टा है और ये जो एप्सिलॉन है वो एक दूसरों पर जो है डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है, डेल्टा क्या होगा, एप्सिलॉन क्या होगा, इसका मैं अभी एग्जांपल भी आप लोगों के सामने लूंगा। वो डिपेंड करेगा कि हम पाथ कैसा ले रहे हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट तक जाने के लिए हम कैसा पाथ ले रहे हैं, ठीक है ना, वो उस पर डिपेंड करता है, जो कि हमने रियल में भी अच्छे से देख रखा है ये सारी चीजें। चलिए अब जो है हम इसका जो है कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के हेल्प से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन कहते हैं इसको हम, और डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन के हेल्प से जो है हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, कह रहा है कि इसमें आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट लिमिट z टेंड्स टू 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा z इज इक्वल टू 1 प्लस 3 ऑफ आयोटा होता है। ये चीज जो है हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है ना। देखो, इसको प्रूव करने के लिए डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन को हम यहाँ पर यूज करेंगे, और आपको पता है कि हमारे पास जो लिमिट होता है, सिंस लिमिट z माइनस जेड नॉट जो होता है ना, f ऑफ z जो होता है वो l के इक्वल होता है। कहने का मतलब ये हमारा l है, ठीक है, ये हमारा क्या है, l है, और ये जो है हमारा fz दिया हुआ है, ठीक है। तो अब डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन की अगर मैं बेसिकली बात करूं तो उसमें हम जो है देखो क्या कर सकते हैं, देखो, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और डेल्टा ग्रेटर देन 0, हमें पता है, हम जो है अभी हमने यहीं पर डिस्कशन किया था कि देखो इधर ये वाला जो डेफिनेशन अभी हमने पढ़ा था, उस डेफिनेशन के हेल्प से ही हम जो है इसको पहले सॉल्व करेंगे। एफ जेड माइनस एल इज लेस देन हमारा क्या होता है, डेल्टा। तो यहां पर एफ जेड हमारे पास क्या आया है, देखो एफ जेड माइनस एल, ठीक है ना, यहां पर थोड़ा सा एंग कर रहा है, मॉडुलस में एफ जेड माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन होता है व्हेनेवर z माइनस जेड नॉट इज लेस देन डेल्टा होता है, ठीक है। तो देखो एफ जेड हमारे पास क्या आया है, एफ जेड जो है हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास एफ जेड है, ठीक है ना। फंक्शन अगर मैं इसके कंपैरिजन कर दूं तो यही आएगा। तो ये एफ जेड हमारे पास क्या आया है, 2 प्लस आयोटा ब्रैकेट में z माइनस
एल हमारे पास क्या है, देखो एल हमारे पास इस साइड वाला जो है वो हमारे पास क्या है, एल है, तो ये 1 + 3 ऑफ आयोटा इज लेस देन एप्सिलॉन, इज लेस देन एप्सिलॉन। अब हमें क्या करना है, हमें ये कब होगा, इट इम्प्लाई z माइनस जेड नॉट। z हमारे पास क्या है, z हमारे पास क्या है, z का हमें कुछ अभी पता नहीं है फिलहाल, ठीक है। z नॉट क्या है, z नॉट हमें पता है क्या है, ये लिमिट वाला जो z नॉट तक जाता है, तो ये हमारे पास क्या है 1 + आयोटा है, 1 + आयोटा है, जो कि लेस देन हमारा किसका होना चाहिए, डेल्टा। अब हमें डेल्टा और इसके बीच का हमें एक ऐसा रिलेशन निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं नाउ। अब यहाँ पर जो है हम इसको लेकर के सॉल्व करेंगे। देखो अगर मैं इधर वाला, इसमें से अगर मैं 2 + आयोटा को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना, तो अंदर क्या बचेगा, इधर तो हमारा z बचेगा, माइनस इसमें जो बचेगा हमारे पास 1 + 3 ऑफ आयोटा अपॉन 2 + आयोटा, ठीक है, ये बचेगा लेस देन एप्सिलॉन, लेस देन एप्सिलॉन। अब आपको देखो, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका तो वैल्यू जो होगा, ये क्योंकि मॉडुलस से बाहर निकला है तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा मॉडुलस में रहेगा, और मॉडुलस 2 + आयोटा जो है ये अंडर रूट में 5 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस यहाँ पर इसको जब मैं सॉल्व करूंगा रियल और इमेजिनरी पार्ट में, इससे मैं रेशनलाइजेशन कर दूंगा, तो रेशनलाइजेशन करने के बाद ये जो बचेगा वो बचेगा 1 + आयोटा लेस देन एप्सिलॉन। आगे इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो z माइनस 1 + आयोटा जो होगा वो जो है एप्सिलॉन के अपॉन में आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन रूट में 5 आ जाएगा। अब अगर मैं इसकी कंपैरिजन कर देता हूँ, ठीक है ना, किसकी कंपैरिजन कर दूँ, डेल्टा के साथ अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ, नाउ टेक, इसको जो है हम डेल्टा के बराबर लेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई रूट 15। ये आइडिया कहाँ से आया, ये आइडिया यहाँ से आया है, हमें इतना लेना है। तो जब हम ये ले लेंगे तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो है z माइनस 1 + आयोटा जो होगा वो लेस देन क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा। तो हमने देखो इसको लेकर के चला था, इस पार्ट को लेकर के चला था, हमने इस पार्ट को प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब ये पता लग रहा है कि ये चीज तभी पॉसिबल है जब ये हमारे पास आ जाए। और यहाँ पर डेल्टा जो होगा वो हमारे पास क्या है, डेल्टा जो है ये एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है। कैसे, डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन रूट 5 हो जाएगा, ठीक है, रूट 5 हो जाएगा। अब अगर मैं डेल्टा को जो है एप्सिलॉन अपॉन रूट 5 ले लेता हूं, ठीक है ना, लेकर के अगर मैं सॉल्व करूं, ठीक है ना, लेकर के अगर मैं सॉल्व करूं तो ये चीज जो है हमें मिल जाएगा, हमें इस चीज के बराबर मिल जाएगा। अभी कैसे मिलेगा चलिए देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। नाउ देखो ये चीज तो हमारे पास दिया हुआ है, और क्या दिया है कि जो एप्सिलॉन है वो ग्रेटर देन 0 है ना। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा मानेंगे, लेट जो भी हमारे पास आ रखा है, ये हमने एक आइडिया के लिए लिया था, तो डेल्टा जो होगा वो एप्सिलॉन बाई रूट 5 हो गया, ठीक है ना। देखो इफ मॉडुलस z माइनस 1 + आयोटा इज लेस देन डेल्टा, देन वी हैव, ये डेफिनेशन पर बात कर रहे हैं हम, देन वी हैव z माइनस 1 + आयोटा मॉडुलस में ये लेस देन होगा एप्सिलॉन बाई रूट ऑफ 5 का, ठीक है ना। अब दोनों साइड में जो इनइक्वालिटी है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई इनइक्वालिटी 2 + आयोटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू रूट 5, तो हमें ये मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 1 रूट में 2 + आयोटा, क्योंकि ये किसकी वैल्यू, रूट 5 की वैल्यू है, तो मैं अगर 2 + आयोटा से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो z 1 + आयोटा और ये जो है लेस देन 5 एप्सिलॉन अपॉन रूट 5 इंटू 2 + आयोटा मॉडुलस में। अब इसका वैल्यू ये कैंसिल हो जाएगा, आपको पता है, ठीक है ना, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा।
तो यहाँ से अगर अंदर मल्टीप्लाई भी मैं कर दूँ तो ये z यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस आयोटा z माइनस ये जो हमारे पास हो जाएगा, ये जो हमारे पास हो जाएगा वो है 1 माइनस प्लस का 3 आयोटा, जो हमारे पास फंक्शन था ना वही आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके इसको एक बार देख लीजिएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, क्योंकि इससे ये कट जाएगा पूरा, क्योंकि ये मॉडुलस में है। और ये तभी हो रहा है व्हेनेवर जो हमारे पास जो डेल्टा है, है वो लेस देन हो जाएगा किसका, 0 इज लेस, यहाँ पर जो है मॉडुलस में z माइनस 1 प्लस आयोटा है ना, लेस देन डेल्टा। और अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बाय डेफिनेशन हम यहाँ पर कर सकते हैं कि जो लिमिट है, ठीक है ना, क्योंकि z नॉट हो जाएगा, ये है ना, ये z नॉट हो जाएगा, तो z टेंड्स टू z नॉट क्या है, z नॉट क्या है 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। और यहाँ पर जो है हमारे पास जो फंक्शन हमारे पास आ रहा है, और वो फंक्शन हमारे पास क्या है 2 प्लस आयोटा z, ठीक है ना, ये 2 प्लस आयोटा z इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा, ठीक है ना, l के बराबर होगा, और l हमारे पास क्या है यही है। तो ये प्रूव हमें करना था। बेसिकली बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा डेफिनेशन को समझेंगे तो ये जो है ज़्यादा टफ नहीं होगा आप लोगों के लिए, है ना, आप आराम से इस चीज़ को जो है कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एक जो है इसी का ही आप एक समझ लीजिए एक रिजल्ट है, और रिजल्ट कुछ ऐसा है, क्राइटेरियन फॉर द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट। मतलब देखो लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, ये बहुत बड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क है कि लिमिट किस टाइम पर एग्जिस्ट आपका नहीं करेगा, ठीक है ना। देखिए पढ़ते हैं, इफ f अप्रोचेस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ध्यान रखना, f approaches two complex numbers, L1 does not equal to L2 for two different curves or paths through Z0, then limit Z tends to Z0 fz does not exist। क्या कहा है, देखो अभी हमने क्या पढ़ा था कि लिमिट Z tends to Z0 f ऑफ z जो होता है वो l के बराबर होता है, ये कहा है हमने। तो देखो ये कहने का मतलब क्या है कि अगर z z0 की तरफ जा रहा है तो f z जो होगा वो l की तरफ जाएगा, सिंपल, इसका मीनिंग ही निकलता है। अच्छा यहां पर मैंने क्या बताया था कि हम जो है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम जो है Z0 पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, है कि नहीं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम Z0 की तरफ को पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो मैंने ये बताया था कि Z0 पर पहुंचने के डिफरेंट पाथ हो सकता है, अलग अलग पाथ हो सकता है। अब हर एक पाथ के लिए जो लिमिट का वैल्यू होता है, लिमिट मतलब क्या, लिमिट मतलब वो एक हमारे पास जो है एक वैल्यू आ जाता है सिंपल सा, ठीक है ना, जैसे यहां तक का डिस्टेंस इसके बीच का, तो वो L हर पाथ से जो है L ही होना चाहिए। मैं चाहे इधर से यहां पर जाऊं, ठीक है ना, देखो यहां पर दूसरे कलर से दिखा देता हूं, मैं अगर इस पाथ से Z0 पर पहुंचूं या इस पाथ से Z0 पर पहुंचूं या यहां से Z0 पर पहुंचूं, सबके लिए जो हमारा वैल्यू होना चाहिए लिमिट का वो हमारा क्या होना चाहिए, L होना चाहिए। मतलब अगर मैं ये L1 ले रहा हूं और ये वाला L2 आ रहा है और ये L3 भी आ रहा है, बेसिकली तो हम यहाँ पर इसके नॉन एग्जिस्टेंस में अगर हमने दो ही बात किया है तो हमारा जो L1 है वो L2 के बराबर होना चाहिए, और अगर बराबर नहीं है तो लिमिट हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है, इसमें कहा है कि शो दैट लिमिट z टेंड्स टू 0 z अपॉन z बार डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, z अपॉन z बार डज नॉट एग्जिस्ट कह रहे हैं। तो सबसे पहले 0 पर जा रहा है, और आपको पता है कि जो z होता है, लेट हम यहाँ पर कर लेते थोड़ा सा, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो z बार जो होगा वो x माइनस आयोटा y के बराबर होगा, ये आपको पता है। और देखो हमें पता है, यहाँ पर थोड़ा सा आप समझिए इस चीज को, जो हमारे पास लिमिट दिया है z टेंड्स टू 0, इसका मीनिंग क्या है,
देखो अगर लिमिट पर बात करते हैं, अगर डेफिनेशन पर, तो आपको पता है कि लिमिट जो है z टेंड्स टू z नॉट होता है। मतलब z को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब ये हो गया हमारे पास यहाँ पे z को हम लिख सकते हैं x, y टेंड्स टू z नॉट के लिए हम पॉइंट मान लेते हैं x नॉट y नॉट। तो अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो लिमिट है वो हमारा 0 पर जा रहा है, मतलब जो x, y है, z तो x, y होता है। चलिए यहाँ पर एक बार फिर से वो कर लेते हैं, फिर हम बताते हैं आपको। मतलब z 0 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, z 0 पर जाने का मतलब ये हुआ कि लिमिट z क्या है हमारे पास x, y है, जो कि कहाँ जा रहा है, 0 मतलब 0,0 पर जा रहा है। मतलब जो भी x और y है वो हमारा कहाँ जा रहा है, 0 पर जा रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट z टेंड्स टू 0 z अपॉन z बार इज इक्वल टू लिमिट z को मैं लिख सकता हूं x, y। सिंपली आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स नंबर को, और ये कहां से कहां तक जा रहा है, 0 पर जा रहा है, मतलब 0,0 पर जा रहा है। और z को हम लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y अपॉन x माइनस z बार को लिख सकते हैं आयोटा y। अब पहले हम जो है y का लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो y का जब लिमिट हम पहले अप्लाई करेंगे तो x प्लस 0 और x माइनस 0, तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर मैं y की लिमिट अप्लाई करता हूं, ठीक है ना, जब y टेंड्स टू 0 कर देता हूं तो उस कंडीशन में लिमिट ये हमने जो है क्या किया है, y को हमने 0 की तरफ लेके गए। ठीक है ना, y को हमने 0 की तरफ लेके गए। अब ऐसे ही मैं अगर y की तरफ से जाता हूं, ठीक है ना, दो चीजें हो रही है। ठीक है, दो चीजें हो रही है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसको सही से लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर इसको हम ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन आपको यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट कर दिया है थोड़ा यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पर हम ऐसा कर लेते हैं x प्लस आयोटा वाई अपॉन x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू लिमिट। हम क्या करते हैं, y को हम पहले लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा वाई अपॉन x माइनस आयोटा, ये तो 0 हो जाएगा सिंपल यहाँ पे। ठीक है, ये 0 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर ये 0 हो गया, x अपॉन x बच रहा है, ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 हो गया है। तो अब 1 पर हमारा x कुछ है ही नहीं, तो हम 1 रख सकते हैं। ऐसे ही लिमिट जो है y टेंड्स टू 0 कर देते हैं, मतलब x वाला पहले 0 हो गया हमारा, मतलब 0 प्लस आयोटा y अपॉन 0 माइनस आयोटा y। तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, y 0 करेंगे, मतलब लिमिट y टेंड्स टू 0 और आयोटा y अपॉन आयोटा y है, इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 बचेगा। ठीक है ना, सॉरी माइनस का 1 है यहाँ पे, माइनस का 1 बचेगा, माइनस भी आ रहा है यहाँ पे ना, माइनस का 1। आप देख सकते हो कि दोनों ही पाथ से, मतलब हम अगर यहां पर देखो x 0 की तरफ जा रहा है, मतलब अगर x 0 का, देखो यहां पर आप समझो इस ग्राफ में इसका, ये हमारा z0 पॉइंट है, हमने यहां पर लिया है z0 पॉइंट को। ठीक है, क्योंकि सेंटर पॉइंट है, z0 पॉइंट है, यहां पर लिया हमने। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से z पॉइंट, यहां से हमें जो है इस पॉइंट पर पहुंचना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, पहला वाला पाथ हमने जो लिया है, हमने y को टोटली 0 कर दिया है। ठीक है ना, y को टोटल हमने क्या कर दिया है, 0 कर दिया है। तो y 0 कब होगा, जब हम ये वाला पाथ चूज करेंगे। जब ये वाला पाथ हम इधर से चूज करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये y तो हमारा हो गया 0 यहाँ पे पहले ही, फिर हम इधर से ऐसे आ रहे हैं, मतलब x 0 की तरफ बढ़ रहा है। ये जो x है, क्योंकि y तो इधर से जब नीचे की ओर आए हैं तो पहले ही हमने 0 कर दिया है। ठीक है, तो ये इधर से 0 हो गया। जब इधर से आए हैं तो हमारा 1 आया है। अब दूसरे केस में हमने क्या किया है, x तो हमने पहले 0 कर दिया, x क्या कर दिया हमने, पहले ही 0 कर दिया। जैसे हम यहां से आगे बढ़ते हुए हमने इधर आया तो x तो 0 हो गया इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x को हमने पहले 0 कर दिया। फिर y हमारा जो है 0 की ओर गया। जब y हमारे पास 0 की ओर गया तो ये जो है हमारे पास माइनस का 1 आया। तो मैंने क्या बताया था कि लिमिट हमारा जो है, अगर ये L1 है
और ये L2 है, दोनों हमारा बराबर होना चाहिए था। अब ये दोनों बराबर नहीं है तो हमारा जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस रिजल्ट 1 ये हो गया और ये रिजल्ट 2 हो गया है, सिंस रिजल्ट 1 एंड 2 डज नॉट जो है सेम है ना, आर नॉट सेम, सो वी कंक्लूड दैट जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो वी कंक्लूड दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने था, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक जो है रिक्वेस्ट है आप लोगों से मेरा, एक हमारा नया चैनल है जो कि टिप्स ऑन मैथमेटिक्स 2.0 करके है, जिसमें हम जो है क्लास 12 तक के बच्चों के लिए जो है हम उसमें कंटेंट अपलोड करते हैं। जिस भी बच्चे की को रिक्वायरमेंट है आप उनके पास शेयर करिए और आप लोग भी उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरों के साथ आप लोग जो है उसको शेयर करिए, ताकि उससे जो है बाकी बच्चों का भी हेल्प हो जाए, है ना। और आज के इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने जाएंगे वीडियो लेंदी होगा और वो ठीक भी नहीं होगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो सही लगे तो उसको आप लोग जो है लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन इसको ना लाइक करते और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बताइए ज़रूर कि कैसा आप लोगों को लगता है ना, किस टॉपिक पर आपको जो है वीडियोस चाहिए वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो उस पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।